खत्री जी की पुस्तक योग परंपरा से शुरुआत करी थी। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में वापस बता देती हूँ कि हमने पहले क्या जाना था, ठीक है। तो योग परंपरा एक ऐसी पुस्तक है जिसमें पत्री जी ने बताया है कि किस तरह से एक आत्मा धरती पर जन्म लेती है और विभिन्न अनुभवों से गुजरते हुए वो कैसे संपूर्णता को प्राप्त होती है। अ, तो इसमें सबसे पहले तो गड़बड़ है, हम जानेंगे कि जन्म परंपरा क्या है, कर्म परंपरा और योग परंपरा। क्रमबद्ध आगे बढ़ते हुए हम इसको आगे चलाएंगे। ठीक है। तो हमने जन्म जन्म परंपरा क्या है, इसको इस तरह से समझते हैं कि पहले जन्म से लेकर मनुष्य के आखिरी जन्म तक, मतलब जो एनलाइटमेंट तक का जो टाइम पीरियड रहता है, उसमें वो जितने भी जीवन बिताए, वो जन्म परंपरा कहलाती है। पहले जन्म से लेके आखिरी जन्म तक जो भी क्रम रहेगा वो जन्म परंपरा कहलाता है। और हमने जाना कि एक आत्मा धरती पर तीन तरह से आती है। वैसे तो संपूर्ण एक ही है, एक ही से अ, उस पूर्णता से ही समस्त सृष्टि सबका निर्माण हुआ है। लेकिन फिर भी उसको एक क्रमबद्ध विकास की तरह अगर हम देखना चाहें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले खनिज जगत से होती हुई चेतना अ, वनस्पति जगत, फिर पशु जगत और फिर मानव जगत तक पहुंचती है। तो मिनरल किंगडम या खनिज में क्या होता है, जैसे सारे पेड़, सारे पत्थर वगैरह, ये सब खनिज कहलाते हैं, जिसे हम जड़ भी समझते हैं। वास्तव में ये जड़ है नहीं, यहाँ भी चेतना होती है, यहाँ भी ऊर्जा होती है। इसके उदाहरण में हमने देखा था जैसे क्रिस्टल्स या अलग अलग प्रकार के जो रत्न धारण किए जाते हैं। ये जो रत्न होते हैं, ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये हाई एनर्जी अपने आप में लेके रहते हैं और ये रेडी होते हैं इवोल्यूशन के अलग अगले स्टेज पर जाने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा, हम भी कभी ना कभी किसी ने कोई ना कोई क्रिस्टल या कोई मोती पहना ही होगा। ये एनर्जी हमारी एनर्जी के साथ मिलकर के इस एनर्जी फील्ड को बढ़ा देती है। तो जो सबसे इवॉल्व मिनरल कहा जाएगा वो ही क्रिस्टल्स होते हैं। वो रेडी होते हैं प्लांट किंगडम की ओर जाने के लिए। तो प्लांट किंगडम में भी ऐसा ही होता है, पहले झाड़ी, कटीले झाड़ियों से शुरुआत होते होते इवॉल्व होते होते ऐसे पेड़ पौधे जो फलदार हो या जो औषधि देते हो, या ऐसे जिसकी मनुष्य पूजा करता है, तुलसी, पीपल, बरगद, अशोक, आम आदि। तो ये सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी चेतना बहुत उच्च होती है। अब वो रेडी होते हैं अगले स्टेप की ओर जाने के लिए, जो कि है एनिमल किंगडम या पशु जगत। पशु जगत में भी सेम ऐसा ही रहता है। पहले जंगली जानवर, वन्य जीव होते हैं, फिर धीरे धीरे विकास करते करते कई जन्म गुजरते गुजरते वो आते हैं ऐसे जानवरों की श्रेणी में जो मनुष्य के करीब रहते हैं, जैसे गाय, घोड़े, गधे, हाथी आदि, जिनको मनुष्य पालता है और जो मनुष्य की संवेदनाओं को समझते हैं, उनके साथ एक्ट करते हैं, या दुख सुख का भी जिन्हें एहसास होने लगता है। अब ऐसे जानवर रेडी होते हैं अगले स्टेज में जाने के लिए। तो वो है फिर ह्यूमन, क्योंकि वो संवेदनाएं समझने लग गए, तो अब जन्म होता है उसका ह्यूमन की बॉडी के रूप में। और ऐसा कहते हैं, सर ने ऐसा बुक में लिखा है कि एक बार मनुष्य योनि पाने के बाद में पुनः पशु योनि में जन्म नहीं होता। आप मनुष्य योनि में ही अलग अलग अनुभवों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो एक तो इस तरह से जन्म हो गया। एक होता है हायर सेल्फ से अंश आत्मा के रूप में मनुष्य का जन्म। अब हायर सेल्फ या पूर्ण आत्मा अर्थात ऐसी सोल जो अपना विकास क्रम करते हुए पूर्णता को, जो आत्म साक्षात्कार या स्वयं को जान चुकी है और एनलाइटेड हो गई है, वो होती है पूर्ण आत्मा या हायर सेल्फ। और ऐसी हायर सेल्फ फिर ब्रह्मांड में को क्रिएटर का काम शुरू कर देती है। को क्रिएटर अर्थात अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी के साथ और
मनुष्य के रूप में जन्म देना, जो विकास में लोगों को उत्थान या जागृति का कार्य करें। तो ऐसे भी हायर सेल्फ से अंश आत्मा के रूप में मनुष्य का जन्म होता है। तीसरा हमने जाना था कि किसी अलग स्टार, गैलेक्सी या ग्रह से भी कई बार ह्यूमन रूप में धरती पर आत्माएं आती हैं। इनमें एक रोचक बात यह है कि जो दूसरे ग्रहों से जो आते हैं उनको ह्यूमन बर्थ लेने की जरूरत नहीं होती। वो ऐसे ही इच्छा से ही रूप धारण करके कुछ समय तक धरती पर रहते हैं, धरती के उत्थान के लिए योगदान देते हैं, या अपना उनका कोई मिशन होता है या कुछ सीखने या सिखाने आते हैं, वो कार्य करते हैं और होने के बाद पुनः चले जाते हैं। इसको सत्यापित करने के लिए हमने योगानंद जी की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में से एक संदर्भ लिया था, जहां उन्होंने, योगानंद जी एक बार बहुत व्यथित थे, अपने गुरु को याद कर रहे थे और कहते हैं कि उस समय युक्तेश्वर गिरि जी लाइट फॉर्म में रूम में आते हैं और मानव रूप, अब जो उनका रूप था उसी में वो अवतरित हो जाते हैं। और वहां पर उन्होंने बहुत कुछ योगानंद जी को बताया था कि मैं दूसरे लोक में हूँ और वहां कैसे कैसे चीजें कार्य करती हैं। इसके बाद हमने जाना था कि कर्म परंपरा। अब जब मनुष्य योनि में एक बार जन्म हो जाता है, तब शुरू होती है कर्म परंपरा। उससे पहले तक कर्म बंधन नहीं बनते हैं। अब कर्मों का हिसाब किताब शुरू होता है। अब कर्म भी वास्तव में क्या है कि अ, देखा जाए तो जब जन्म लिया था तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए वो यहाँ आया था। लाइट ही लाइट थी, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। अब उसका अपोजिट कभी जाना ही नहीं कि अंधकार क्या है या दुख क्या है। तो अंधकार को फील करने के लिए या दुख या पीड़ा क्या है उसको फील करने के लिए वो आया, तो एक मकसद लेकर था कि मैं सिर्फ इतना सा इसको इसका अनुभव करूंगा और पुनः लौट जाऊंगा। लेकिन यहाँ आने के बाद, धरती पर आने के बाद, इतनी खूबसूरती, इतना विशाल द्वैत, इतना आकर्षण, अंधकार का अनुभव तो कर लिया, लेकिन साथ साथ क्या हुआ, दूसरे को देखकर आकर्षण हुआ, और इच्छाएं जागृत हो गई कि अब मुझे बर्फ भी देखनी है, अब मुझे यहाँ भी जाना है, अब मुझे विवाह भी करना है, अब परिवार भी होना चाहिए। ऐसे करते करते वो बंधता चला गया। इच्छा से शुरुआत हुई थी, अब एक को पूरा करने के लिए अनेक इच्छाएं और बांध ली, और इस तरह से एक कर्म परंपरा, ये जीवन मरण का जो चक्र है वो शुरू हो जाता है। इसके बाद हमने जाना था कि अ, जो आत्मा का जीवन चक्र शुरू हुआ, तो पशु योनि से जब पहली बार जन्म लेते हैं तो हम उसे इन्फेंट सोल बोलते हैं। उसके बाद वो ग्रो करके बेबी सोल, यंग सोल, मैच्योर, ओल्ड और इन्फेंट सोल, इस तरह से वो बढ़ती चली जाती है। और इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक ही स्टेज पर वो सोल कितना टाइम बिताना चाहती है, 30 जन्म, 50, 100, 500, वो हमेशा उसकी चॉइस रहती है। और इसी के साथ साथ तीन गुण होते हैं, तमो गुण, रजोगुण और सत्वगुण। इन गुणों की प्रधानता के आधार पर ही व्यक्ति अपने कर्मों को, अपने व्यवहार को एक्ट करता है। तमोगुण अर्थात वो जहां पर सीमितता है, सिर्फ अपना खाना पीना सोना, अपनी भोग विलास तक ही सीमित रहना। इसको हमने रामायण के उदाहरण से भी लेके और गहराई से समझने का प्रयास किया था। तो हमने यहाँ कुंभकर्ण, रावण और विभीषण का उदाहरण लिया था। कुंभकर्ण तमोगुण को दिखा रहा है, रावण रजोगुण को दिखा रहा है। रजोगुण अर्थात जहाँ मैं, मेरा, अपनी सत्ता, अपने आप को साबित करना का प्रयास रहता है। और सत्वगुण वो है जहां पर अ, कोई डिवाइन एनर्जी है, कोई मुझसे स्ट्रॉन्ग शक्ति है, जिसके प्रति समर्पण के साथ व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है और उसको खोजने का प्रयास करता है। इसके बाद में जब इस तरह से सत्य को जानने के लिए, या वो डिवाइन क्या है उसको जानने का प्रयास शुरू होता है, तो वहां से शुरू होता है योग परंपरा का कार्यक्रम। और इसको भी हमने चार भागों में बांट के देखा था। एक है भक्ति योग,
और एक है कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग। तो सबसे पहले पत्री जी ने भक्ति योग की बात करी। तो भक्ति योग को उन्होंने इस तरह से बताया कि भक्ति योग अर्थात ऐसा नहीं कि किसी इष्ट या अपने देवता की पूजा करना, सारे दिन उसी में लीन रहना। भक्ति की परिभाषा पत्री जी ने इस तरह से दी कि भक्ति का मतलब वो है जैसा आप जिसे भी मानते हैं, चाहे राम, कृष्ण, जीसस, नानक, कबीर, उनके वो गुण जो आपको पसंद है, आत्म जहाँ कोई भेद ना रहे, oneness में रहना, ये भक्ति है। इसके बाद हमने अलग अलग तरह से जानने का प्रयास किया था। तो अब आज का सेशन हम यहाँ से शुरू करेंगे। इससे पहले हम पिछले सेशन में जान चुके थे। तो कर्म योग पार्ट वन, ज्ञान योग पार्ट वन, राजयोग, फिर ज्ञान योग पार्ट टू और कर्म योग पार्ट टू, इस तरह से हम आज के सेशन को समझेंगे। तो कर्म पार्ट वन भी हमने कल थोड़ा सा कर लिया था, फिर से हम इसे दोहराते हैं। इसमें क्या होता है कि ये भी हर स्टेज पर सोल की अपनी जर्नी चल रही है, और हर स्टेज पर वो कितना टाइम रहेगा ये उसकी चॉइस रहेगी। पहली स्टेज ये है जिसमें व्यक्ति को या उस आत्मा को, आज मैडम का नेट प्रॉब्लम था मैडम, सुबह फोन किए दोपहर में। आ गया आ गया। इंटरनेट प्रॉब्लम था। जी, हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है? हाँ मैम, अभी आई। ठीक है। तो हमने कर्म योग पार्ट वन में जाना था कि पहली स्टेज ऐसी होती है जहां पर व्यक्ति ये विचार करता है कि अगर मुझसे किसी का कुछ भला नहीं हो सकता तो कम से कम बुरा ना हो। तो यहाँ वो अपने परिवार वालों के साथ मधुर व्यवहार रखता है, किसी पशु को, किसी को भी, इवन पेड़ पौधों को भी। यदि मैं सक्षम हूं तो मुझे दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। अब मात्रा में मात्रा में धन है तो वो उसकी उसके थ्रू उसकी मदद करता है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें उसको ये कार्य करने में अच्छा लगता है, दूसरी मदद महसूस कर। इसके बाद एक तीसरी स्टेज आती है जहां पर वो ये जान जाता है कि मैं तो एक निमित्त हूं, करने वाला कोई और है, कोई और डिवाइन एनर्जी है जो मेरे थ्रू ये काम करवा रही है। तो ये है कर्म योग पार्ट वन। इसके बाद में आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या है कि अब उसने समाज की सेवा भी करी, उसे अच्छा भी लगने लगा। लेकिन यहाँ पर अब जब उसे ये एहसास हुआ कि करने वाला कोई और है, तो अब उसकी इच्छा जागृत होती है कि ये करने वाला कौन है, इसे भी मैं जानूं। तो ऐसे में व्यक्ति सत्संग सुनता है, कुछ पुस्तकें पढ़ता है। ज्ञान योग को भी पत्री जी ने चार भागों में विभाजित किया है। इसमें पहला है श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। एक एक करके हम इसको थोड़ा सा विस्तार में समझेंगे। श्रवण अर्थात
पहली बार जब वो सुनता है कि तुम शरीर नहीं, तुम तो आत्मा हो, शरीर परिवर्तित होते रहते हैं, उसको बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि अब से पहले तक उसने इस शरीर को, इन सब भौतिक चीजों को ही सत्य मान रखा था। यही उसके लिए सच था। अब उसने जाना कि यही एक लोक, पृथ्वी लोक ही नहीं है, इसके अतिरिक्त और भी कई लोक हैं। एस्ट्रल ट्रेवल होता है, आकस्मिक रिकॉर्ड नाम की कुछ चीज है। तो ये सारी चीजें उसके लिए बिल्कुल नई नहीं है, और उसको ये सब सुनना और और भी इस तरह की जानकारी एकत्रित करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस श्रवण के भी अ, जीवन में कई बार कई सोर्स कई जीवन व्यतीत कर देते हैं, जहां वो सिर्फ श्रवण नहीं करते, उनको सुनना ही आनंददायक लगता है। और बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करना, ये भी सुन लूं, ये भी पुस्तक पढ़ लूं। तो इस तरह से एक समय रहेगा श्रवण का, जहां पहली बार अध्यात्म के बारे में जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है मनन। अब मनन वो पड़ाव है जहां पर अब वो आत्मा, वो जीव जो अब तक सुना था, उस पर मनन करता है कि यदि कहा जा रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं और कुछ हूं, तो अब वहां वो मनन करता है मैं और क्या हूं। सप्त शरीर कहा जा रहा है, तो ये 7 शरीर 7 लोक ये सब क्या है, इस पर वो स्वयं अपना मनन करके उसे सत्यापित करने का प्रयास करता है। थर्ड आई की बात करी तो ये क्या क्या है, कैसे जागृत होती है, इस तरह से आत्म मनन का एक टाइम चलता है, जहां जो भी श्रवण था अब उस पर मनन करके और गहरा गहरा उतरने का प्रयास होता है। तीसरा आता है निधि ध्यासन। निधि ध्यासन अर्थात अब तक जो श्रवण और मनन किया गया था उसे व्यवहारिक रूप में अपने जीवन में उतारना। उदाहरण से समझें तो जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अध्यात्म से आने से पहले या ये जानकारी होने से पहले तक हमें बहुत दुख होता था, है ना, कि मेरा प्रियजन छोड़कर चला गया, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, कई तरह के भाव। और आपने देखा होगा कई लोग उस दुख में डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। लेकिन अब साधक या ध्यानी जिसने इन सब की सच्चाई को जान लिया, जिसने जाना कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शाश्वत आत्मा हो, इस पर उसने मनन भी किया, तो अब ऐसे स्टेज में जब किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो वो इतना व्यथित नहीं होता, वो इतना दुखी नहीं होता, वो जल्दी समझ जाता है प्रियजन को खोने का दुख। क्योंकि एक चित्त वृत्ति, एक मानव संवेदनाएं हैं जो अपना कार्य करती है, वो होगा। लेकिन वो उसमें इतना डीप दुखी भाव में नहीं चला जाएगा कि बस सब सुध बुध खो दी। अब वो खुद को संभाल लेगा, पुनः अपने ट्रैक पे, अपने दिनचर्या पे लौट आएगा। तो निधि ध्यासन अर्थात जो कुछ भी जाना समझा, वास्तव में उसे अपने जीवन में उतारना। इसी तरह से जैसे एक और आप देखिए, यदि किसी घर में कोई चोरी हो जाए या कोई मित्र आपको धोखा दे दे, तो यहाँ भी क्या होता है कि फिर वो अपने आप को जल्दी संभाल लेता है, उससे समझ आ जाता है कि हो सकता है मेरे कुछ पिछले कर्म इस तरह से हुए होंगे जो अब बैलेंस हो रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अब वो वहां अटकता रुकता दुखी नहीं होता है, अब वो उस स्थिति से जल्दी बाहर निकल के आगे बढ़ता है। इसी के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट स्टेज जो कहना चाहिए, वो आता है आत्म साक्षात्कार की। अब आत्म साक्षात्कार वो अवस्था है जहां मृत्यु और जीवन को वो एक घटनाक्रम या एक नाटक की तरह देख पाता है, एक साक्षी भाव में रह पाता है। अब जो हम शेक्सपियर की वो जो लाइनें सुनते हैं ना, दुनिया रंगमंच है और आप यहाँ की कठपुतली हैं, तो अब उसे समझ में आने लगता है कि ये बात क्यों कही गई थी, किस संदर्भ में कही गई थी। वास्तव में ये जो पृथ्वी रूपी पाठशाला, जो इतना बड़ा रंगमंच है, यहाँ पे हम सीखने सिखाने आते हैं। सिखाने तो कहना शायद गलत होगा, सीखने ही आते हैं। अपनी लर्निंग होती है, अपना इवोल्यूशन होता है। या जब देखते हैं कोई दूसरा तो है नहीं, मैं हूं, मेरे ही सब रूप है। तो अब साक्षात्कार वाली या विटनेस स्टेज पे अब वो किसी के जन्म पर ना तो बहुत ज्यादा उत्तेजित या खुश होता है, ना ही किसी की मृत्यु पे बहुत ज्यादा विचलित होता है। मान अपमान, सुख दुख, संपन्नता या दरिद्रता, किसी भी प्रकार की अवस्था हो, वो साक्षी रहता है।
अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने जो ये सब जाना है, समझा है, ये सब बौद्धिक शैक्षणिक ज्ञान है, जिससे उसने मनन कर, निधिध्यासन कर, अपने जीवन में उतार कर साक्षी की स्थिति में स्थित हो गया है। बहुत लोग होते हैं जो साक्षी में स्थित होकर के उनकी यात्रा खूबसूरत हो जाती है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो यहाँ संतुष्ट नहीं होते। उन्हें लगता है कि मैंने जान तो लिया, लेकिन मैंने कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया, ये सिर्फ शैक्षणिक, सिर्फ सुना सुनाया सही है। तो अब ऐसे में शुरू होता है, या एंट्रेंस होती है राजयोग की तरफ। राजयोग, जैसा कि नाम ही कहता है कि योगों का राजा, तो ये राजयोग में अब जो वो व्यक्ति है तलाश करते हैं, वो कुछ और सुनना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता। उसने सुन लिया कि कृष्ण क्या कह रहे थे, बुद्ध की क्या शिक्षाएं हैं, जीसस ने क्या कहा। अब वो उन बातों को अपने अनुभव में, अपने जीवन में जीना चाहता है, देखना चाहता है। अब जब वो ध्यान गुरु की तलाश करता है, तो एक अनुशासित विद्यार्थी बन ध्यान की ओर बढ़ता है। और ध्यान में भी जैसा कि हम देखते हैं, इसमें भी 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज में वो अपने तो अपने सांसों को साधने का प्रयास, अपने आप को एक जगह स्थिर करने का प्रयास, धीरे धीरे जब वो ध्यान में बैठना आरंभ करता है, अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करता है, तो वो नेक्स्ट स्टेज अर्थात मूल विचार की अवस्था में पहुंचता है। अब उसके विचार शून्य होते रहते हैं, कम होते रहते हैं। और जब ये निर्विचार वाली स्थिति आती है, तो वास्तव में आपका ब्रह्मरंध्र खुलता है और वो कॉस्मिक एनर्जी धीरे धीरे प्रवेश करने लगती है। जैसे जैसे कॉस्मिक एनर्जी प्रवेश करती है, कहते हैं कि ये 72,000 जो नाड़ियां हैं, उसका शुद्धिकरण आरंभ होता है। जैसे है आपकी तीसरा नेत्र जिसे कहते हैं, वो भी खुलता है। और इसी के साथ जो है नया भी गति होती है, और वो है ज्ञान योग पार्ट 2। इससे पहले हमने श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार फिजिकली पढ़ा था। अब ज्ञान योग पार्ट 2 में क्या होगा, जब आप ध्यान की यात्रा आरंभ हो चुकी है। हाँ, इस अवस्था में जो श्रवण है, वो ध्यान के दौरान मास्टर्स आपको ध्यान अवस्था में आकर के संकेत करेंगे। यहाँ आप ध्यान अवस्था में हैं, तो हो सकता है पत्री जी, बुद्ध, या आपके इष्ट या गुरु, जिसको भी आप मानते हैं, वो उस अवस्था में आपके ध्यान में आकर के आपको कोई लेसन दे करके जाए। मैम पार्ट 2 रिवाइज करेंगे, आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अच्छा, ज्ञान योग ठीक पार्ट है। 2। तो ज्ञान योग, ठीक है। ध्यान
में प्रवेश करने के बाद में ज्ञान योग पार्ट 2 का आरंभ होता है। यहाँ पर भी वही चारों स्टेजेस रहेंगी, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और आत्म साक्षात्कार। लेकिन यहाँ पर एक जो परिवर्तन है वो ये रहेगा कि इस समय जो श्रवण है वो आप फिर गया मैम, फिर आपकी वॉइस गई। मैं नेट नहीं चला पा रही हूँ क्योंकि आज नेटवर्क बहुत इशू है। मैं ऐसे ही ले लेती हूँ आगे का सेशन। ठीक है, तो अब हमने जाना कि ज्ञान में प्रवेश के बाद में शुरू होता है आपका, ध्यान में प्रवेश के बाद शुरू होता है ज्ञान योग पार्ट 2। अब इसमें हम क्या जानते हैं कि अब जो है, जो शिक्षाएं हैं वो भौतिक रूप से न मिलकर एस्ट्रली मिलने लगती हैं। ठीक है, अब आप ध्यान में बैठ हैं और आपको कोई मास्टर्स आ रहे हैं और आपको ध्यान के दौरान ही कुछ संकेत करते हैं कि जैसे आपको बोला जा रहा है कि आपको ध्यान प्रचार करना चाहिए, जाओ ध्यान प्रचार करो। ठीक है, अब आप जब ध्यान से बाहर आते हैं तो अब आप मनन करते हैं कि गुरुदेव ने मुझे ऐसा क्यों कहा। अब क्यों कहा पर जब आप मनन करेंगे ना तो आप पाएंगे कि हो सकता है आपके मन में कोई डर छुपा था, डर बताने का, कि हो सकता है मैं उतनी अच्छी तरह से न बता पाऊं, है ना, कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो कई बार फिर गुरु क्या होता है, आप में जो कमजोरियां हैं ना उसको एस्ट्रली, क्योंकि यहाँ तक आकर हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ जान लिया, अनुभव होने लगते हैं तो लगता है कि बहुत कुछ समझ लिया, अच्छी प्रगति हो रही है, लेकिन वास्तव में हो रही है कि नहीं वो हमसे बेहतर मास्टर्स जानते हैं। तो ये एक अवस्था आती है जहां पर मास्टर्स आपको ध्यान के दौरान निर्देश देते हैं और फिर आप उस पर मनन करके और उस पर आप आगे काम करते हो, अपने जीवन पे उतारते हो। तो निधि ध्यासन में क्या हो गया कि जो एक्सपेरिमेंट्स आते हैं ना वो आपको एनलाइटमेंट की ओर ले जाते हैं। ठीक है, और जो ये एनलाइटमेंट है वो आपको एंजॉयमेंट और आनंद की स्थिति की ओर आपको अग्रसर करता है। ठीक है, इसके बाद में जब ये स्थिति आती है उसके बाद में आता है कर्मयोग भाग 2। हमने कर्मयोग भाग 1 में क्या जाना था कि वो कर्ता बनकर काम कर रहा है, वो मैं का भाव अभी तक पूरी तरह से छूटा नहीं है। लेकिन ये बहुत ही, कहना चाहिए, टफेस्ट पार्ट रहता है एक योगी का, एक ध्यानी का, क्योंकि अब तक उसका ध्यान और ज्ञान बल इतना बढ़ गया है कि उसे बहुत सारी सिद्धियां एज अ गिफ्ट मिलने लगती है। जैसे आपको पास्ट लाइफ दिखने लगती है, थर्ड आई एक्टिवेशन, न केवल आप अपनी, दूसरों की भी देख पा रहे हैं, है ना, एस्ट्रल ट्रेवल होने लगता है, फिर एंजल से कनेक्शन हो जाता है कई लोगों का। ठीक है,
टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, क्लियर ऑडियंस मतलब आपको दूर की चीजें सुनाई देना, ये सब भी तो इस तरह की सिद्धियां पाने के बाद कई बार क्या होता है, साधक यहाँ पर अटक जाता है। उसे लगता है कि यही चरम है, मैं ही सब कुछ पा लिया। तो इसे हम क्या कहते हैं, आध्यात्मिक अहंकार या स्पिरिचुअल ईगो। सबसे टफ चरण जो एक आत्मा का या एक ध्यानी का, एक या ज्ञानी का, साधक का जो रहता है, वो यही चरण रहता है कि इतनी सिद्धियां मिलने के बाद वहां अटकाव हो जाना, अपने आप को श्रेष्ठ समझना दूसरों से कि भाई मैं, मुझे बहुत कुछ आता है और अगले को आप कमजोर। तो ये एक स्पिरिचुअल ईगो बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल होता है आपके इस मार्ग से आगे निकलने के लिए। लेकिन जो इसको पार कर लेता है, समझ जाता है कि वास्तविकता सत्य क्या है, तो वो अपने इस ईगो से निकल के सहस्त्रार्थ अवस्था में स्थित हो पाता है। जैसे हम कहें रामकृष्ण परमहंस, योगानंद जी, पत्री जी, है ना, विवेकानंद जी, ये सब सहस्त्रार्थ में स्थित साधक योगी थे। तो ये क्या चाहते हैं, ये सभी का कल्याण चाहते हैं, सभी को ध्यान सिखाना चाहते हैं, सभी को इस इल्यूजन, इस माया से बाहर निकालना चाहते हैं। आपकी जो सफरिंग है, जो मैं समझकर, इस जगत को सच समझकर जो आप दुखी हो रहे हैं, इससे सब निकले, इनका यही भाव होता है। बहुत करुणा से भरे होते हैं, ठीक है। और यहाँ खूबसूरती ये होती है कि इनके पास चॉइस होती है कि हमें जन्म लेना है कि नहीं लेना है, वापस धरती पर आना है कि नहीं आना है। लेकिन ये इतने करुणा से भरे, इतने प्यार से भरे होते हैं कि ये लोगों के कल्याण के लिए, जीव के उत्थान के लिए पुनः जन्म लेते हैं। और ये डिवाइन सोल्स कर्म बंधन में नहीं बनती है, ये मुक्त आत्माएं होती हैं। तो ये बहुत ही गहरी, बहुत प्यारी किताब थी पत्री जी की, जिसे मैंने बहुत शॉर्ट करके आपको समझाने का प्रयास, मतलब शेयर करने का प्रयास किया। समझाना शब्द तो गलत होगा, लेकिन एक मुख्य बात जो समझ में आई वो ये भी थी कि हर एक की अपनी एक जर्नी है। तो यहाँ तुलना नहीं करनी है कि वो ऐसा, या उसने तो इतनी प्रगति कर ली, मैंने तो आज 4 महीने 3 साल हो गए, मेरा तो कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता है। हर एक का अपना सफर होता है, अपनी गति होती है। आप उस पे कितने समर्पित हैं, कितने डेडिकेशन के साथ आप उस पर आगे बढ़ रहे हैं, इस पर भी निर्भर करता है। और हम और आप एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं, आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, लेकिन सफर सबको अपना अपना तय करना है। और अ, व्यक्तिगत है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रगति भी बहुत तीव्र हो, तो अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाइए। अपनी डिजायर जो अभी तक संसार की तरफ ज्यादा बलशाली क्रियाशील है, उसे अपनी ओर मोड़िए। तो इसी के साथ मैं आज की सभा के लिए यही विराम देती हूँ। नेट बहुत गड़बड़ था, आप लोगों ने फिर भी इसको इतना मुझे समय दिया, धन्यवाद।